सर, इंडिया स्टैक जैसे कि हम डायरेक्ट बेनिफिशियरी हैं इसके। यूपीआई, ई केवाईसी, आधार। क्या आपको लगा था जब इसका कंसेप्शन हुआ था कि इट प्ले आउट इन द मैनर दैट इट डिड? आज मैं 30 सेकंड में 10 करोड़ किसानों के खाते में सीधे पैसे भेज सकता हूं। मैं आज देश के 13 करोड़ गैस सिलेंडर के उपभोक्ताओं को सब्सिडी के पैसे एक क्लिक से 30 सेकंड में भेज सकता हूं। क्यों? जनधन अकाउंट किसी को लगे कब होता, लेकिन देश के करोड़ों रुपये जो लीकेज होता था, जो भ्रष्टाचार होता था, वो गया और टेक्नोलॉजी का एक उपयोग हुआ। अब यूपीआई आप देखिए, पूरी दुनिया के लिए अजूबा है जी। दुनिया के मेहमान आते हैं तो पूछते हैं कि भाई यूपीआई कैसे काम करे। मैं उनको कहता हूं जरा वो किसी वेंडर के यहाँ हो आओ भाई। फिनटेक की दुनिया में और टेक्नोलॉजी को डेमोक्रेटाइज कैसे किया जाता है, ये दुनिया के सामने भारत ने एक उदाहरण पेश किया है। आज देश के नौजवानों के जेब में एक मोबाइल फोन हो, उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है। और मेरे देश के नौजवान याद रखेंगे कभी न कभी कि भाई एक ऐसी सरकार आई थी जो पूरी दुनिया मेरे जेब में थी, मेरे मोबाइल में थी। टेक्नोलॉजी ड्रिवन सेंचुरी है। देश ने सेपरेट इनोवेशन के लिए कमीशन बनाया है। मैंने इनोवेशन के लिए अलग फंड निकाला है। नौजवान रिस्क ले, उसको लगना चाहिए भाई भले मैं फैल जाऊंगा तो भी कोई, मैं भूखा नहीं मरूंगा, कोई है मेरी चिंता करेगा। मैं एक बार गया था ताइवान। तो मेरा मेरा स्वभाव एक स्टूडेंट का है। मेरे भीतर कोई चीज एक है क्वालिटी, तो मैं कह सकता हूँ विद्यार्थी मेरे अंदर जिंदा है। तो मैं वहाँ सब नेताओं से मिला मैं वहाँ, और मैं इतना प्रसन्न था कि जितने भी इनके लीडर्स थे, अगर ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर था तो उसने दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी में ट्रांसपोर्ट में पीएचडी किया हुआ था। यानी जिस विषय का वो मिनिस्टर था, उस विषय का वो टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी का वो पीएचडी किया हुआ व्यक्ति था। ये चीज मेरे मन को बड़ा प्रभाव कर गया। मेरे देश में भी मैं ऐसा यूथ चाहता हूं जो देश को उस लेवल पे ले जाए। वही ताइवान में मैं गया था तो मेरा एक इंटरप्रेटर था, वो क्वालिफाइड इंजीनियर था और अच्छा पढ़ा लिखा था। तो इंटरप्रेटर के रूप में वहाँ की सरकार ने मेरे साथ लगाया था और मेरी 10 दिन का टूर था ताइवान का। मैं उस सरकार के मेहमान था। ये भी मेरे मुख्यमंत्री बनने की पहले की बात है। तो आखिर के दिनों में उसने मुझे पूछा कि साहब मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आप बुरा ना माने तो। नहीं, मैंने कहा भैया अपने इतने दिनों से साथ रह रहे, बुरा क्या माने, आप पूछिए ना। नहीं, बोले आपको बुरा लग जाएगा। नहीं, वो टालता रहा। मैंने कहा ऐसा मत करो भाई, तुम्हारे मन में कुछ है, तुम पूछो। तो उसने मुझे पूछा कि साहब क्या अभी भी हिंदुस्तान में काला जादू चलता है? अभी भी हिंदुस्तान में सांप सपेरे होते हैं? अभी भी उस बेचारे के मन में हिंदुस्तान की ये छवि थी। इतने दिन में उसके साथ रहा, मैं टेक्नोलॉजी की चर्चा करता था, फिर भी उसके मन में ये था। मैंने उसको मजाक में लिया। मैंने कहा देखिए भाई, अब तो हमारे पूर्वज तो सांप वाप के साथ खेल खेलते थे, हम लोग नहीं खेल पाते, हम अब माउस के साथ खेलते हैं। और मैंने कहा मेरे देश का हर बच्चा माउस खेलता है। मैंने कहा मेरे देश की ताकत उस माउस में है। वो सांप सपेरे वाला हिंदुस्तान अलग था। एक चीज है जो सभी लोग मानते हैं कि इंडिया का जो परसेप्शन है, ये एंटरप्रेन्योरशिप में भी कॉमन है कि मार्केटिंग एक कंपनी बनाने का बहुत बड़ा हिस्सा होती है। आपने इंडिया का परसेप्शन आउटसाइड ऑफ इंडिया बहुत बदला है। क्या आप इसके बारे में कुछ टिप्स दे सकते हैं जो एक एंटरप्रेन्योर सीख सके? पहली बात यह है कि ये क्लेम करना कि मैंने बदला है, वो सही नहीं है। मेरा मत यह रहा कि दुनिया में जो भी व्यक्ति जाता है
वो सरकार जिसको भेजती है वो राजदूत है, ये जाते हैं वो राष्ट्रदूत है। अगर हम इनको ऑन बोर्ड लेंगे तो हमारी ताकत अनेक गुना बढ़ जाएगी। तो आपने देखा होगा हमने जो नीति आयोग बनाया है, उसकी जो शुरुआती जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स है, उसमें एक ऑब्जेक्टिव ये है कि विश्व भर में फैले हुए भारतीय समुदाय की सामर्थ्य को जोड़ना, लिखित है। तो मैं सुविचारित, मेरा मत है कि विश्व में जो ये सामर्थ्य है उन सबको जोड़ना चाहिए। दूसरा, मैं मुख्यमंत्री बना उसके पहले भी मेरा विदेशों में जाना बहुत हुआ था, और तब तो मैं संगठन के लोगों के बीच में ही रहता था, उनके बीच में ही जाता था, तो मैं उनकी ताकत से परिचित था और मेरे कॉन्टैक्ट्स भी थे। कभी मुझे अटल जी के कहने पर एक काम के लिए भी मैं गया था, तो मैं काफी मुझे सफलता मिली थी उसमें। तो ये ताकत का उपयोग पहले होता नहीं था, मैंने उसका चैनलाइज करना शुरू किया, तो दुनिया के राजनेताओं को भी लगने लगा भी ये तो बहुत बड़ा फोर्स है, बड़ी बड़ी ताकत है। दूसरा, उनको देखा कि भाई ये मिनिमम क्राइम अगर कहीं है तो हिंदुस्तानियों में है, वेल एजुकेटेड है तो हिंदुस्तानी है, कानून को मानने वाले लोग हैं तो हिंदुस्तानी लोग हैं। तो एक ऑनर का भाव बढ़ने लगा। इन सबके क्यूमुलेटिव इफेक्ट जो हुआ है उसके कारण आज देश का प्रोफाइल बढ़ता चला जा रहा है। और मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ सर, जब मैं मेरे बचपन में, जब मैं बैंगलोर में बढ़ रहा था 14, 15, 16, 20 साल पहले, 25 साल पहले, तब ऐसा लगता था कि वो एक आदमी जो कॉलेज गया, अमेरिका गया, पीएचडी की और माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी कर रहा है या ऐसी कोई कंपनी में, दैट वाज द हाईलाइट। उससे बढ़कर हम लोगों के लिए कुछ नहीं था। बट मैं ये कह सकता हूँ कि आज मैं जब मिलता हूँ 18 साल के लड़कों से, वो भी नहीं है। ये लोग इंडिया में बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, ये लोग बाहर जाके कॉलेज की बात बहुत कम कर रहे हैं तब से कंपैरिजन में। तो दिस इज़ अ बिग चेंज, और ये मैंने देखा है। और सर, अगर आप अगेन यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप वर्सेस पॉलिटिक्स, कंपटीशन इज अ गुड थिंग इन माय वर्ल्ड। क्या आपकी दुनिया में भी कंपटीशन अच्छी बात है? मैं इसको थोड़ा 2-3 अलग अलग चीजें बताना चाहूंगा। मैं पब्लिकली कहता था कि आप पछताओगे अगर हिंदुस्तान वापस नहीं आओगे, तो हो सके उतना जल्दी एक पैर तो रख दो, युग बदलने वाला है, ऐसा मैं कहता था। और मुझे याद है जब बीच में आपने मुझे सवाल पूछा था सेटबैक, मैं मुख्यमंत्री था एक डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट का, और अमेरिकन सरकार ने मुझे वीजा देने से मना कर दिया था। व्यक्ति के जीवन में तो मेरे लिए कोई अमेरिका जाना नहीं जाना कोई बड़ी चीज है, मैं पहले वीजा चुका था, कोई बहुत मेरे थे। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट और एक स्टेट का अपमान, एक देश का अपमान, ये मैं फील करता था, और मुझे मन में कसक थी कि क्या हो रहा है, जस्ट कुछ लोगों ने झूठ चला दिया इसलिए ये निर्णय हो गए दुनिया में, ऐसे चलती है दुनिया। मेरे मन में एक भाव था। लेकिन उस दिन मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने कहा कि आज अमेरिकन गवर्नमेंट ने मेरा वीजा रद्द किया है, जो कहना था मैंने कहा। लेकिन मैंने एक बात कही, मुझे कुछ सवाल पूछा गया, मैंने कहा देखिए, मैं अब ऐसा हिंदुस्तान देखता हूं कि दुनिया वीजा के लिए लाइन में खड़ी रहेगी। ये 2005 का मेरा स्टेटमेंट है, और आज 2025 में हम पहुंच रहे हैं, मैं बोल रहा हूं। तो मुझे दिखता भी है कि अब समय भारत का है। मेरा यूथ जो है, मेरा देश का कॉमन मैन है। मैं अभी कुवैत गया, तो मैं वहाँ लेबर कॉलोनी में गया था, तो सब मजदूर परिवारों से मिल रहा था। ये मजदूर वो हैं जो 10-10, 15-15 साल पहले वहाँ गए हुए हैं। तो अब
शादी ब्याह में घर आते होंगे, उससे ज्यादा उनका नाता नहीं है। एक मजदूर ने मेरे से कहा, वो बहुत कोई इंटीरियर इलाके में था, बोले हमारे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब होगा? कुवैत में मजदूरी करने वाला 15 साल पहले हिंदुस्तान छोड़ के गया हुआ इंसान अपने डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का ड्रीम देखता है। ये एस्पिरेशन जो है ना, वो मेरे देश को 2047 में विकसित बनाएगा। आज भारत के हर यूथ में ये एस्पिरेशन है जी। ऐसा लग रहा है कि आज पूरी दुनिया वॉर की तरफ चल रही है, जैसे कि यूक्रेन एंड रशिया फॉर एग्जांपल। जब ऐसे देशों में इंडियन नेशनल्स होते हैं और आप इंडिया के प्रधानमंत्री की डेजिग्नेशन से उनके लिए रिस्पॉन्सिबल इन अ वे हैं, तो आप इसके बारे में कुछ बोल सकते हैं? लाइक कैन यू बिल्ड ऑन दिस? क्या होता है इन सिचुएशंस में, क्या हो रहा है? शुड बी वी वरीड अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड? विश्व के अंदर हमारे प्रति विश्वास है। कारण क्या है? हमारा दोगलापन नहीं है। हम जो कहते हैं साफ कहते हैं। जैसे इस क्राइसिस के समय हमने लगातार कहा है कि हम न्यूट्रल नहीं है। मैं लगातार कहता हूं, हम न्यूट्रल नहीं है। जो लोग कहते हैं कि हम न्यूट्रल है, मैं न्यूट्रल नहीं हूं। मैं शांति के पक्ष में हूं। मेरा पक्ष है शांति, और मैं उसके लिए जो प्रयत्न होगा उसमें साथ दूंगा। मैं ये बात रशिया को भी बताता हूं, मैं बात यूक्रेन को भी बताता हूं, ये मैं ईरान को भी बताता हूं, मैं पैलेस्टाइन को भी बताता हूं, इजराइल को भी बताता हूं। और उनको मेरी बात पे ये भरोसा है कि मैं जो कह रहा हूं वो सच कह रहा हूं, और उसके कारण भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी है। तो जैसे देशवासियों को है कि भाई संकट होगा तो जरूर मेरा देश मुझे संभाल लेगा, वैसा दुनिया को भरोसा है कि भाई भारत कहता है मतलब वो मानता है। देखिए, जब कोरोना की स्थिति आई तब हमारे नौजवान भारत के वहीं पर थे जहां सबसे पहले ये घटना घटी। अब उनको वापस लाना था, तो मैंने एयरफोर्स के लोगों को कहा, भाई देखिए ये संकट का काम है, वॉलेंटरीली जो आगे आएंगे मैं उनको ये काम दूंगा। सबके सब आगे आए, फौज के लोग। यानी एक प्रकार से मौत को साथ लेकर के चलना वैसा ही था। वो लेकर के आए, भगवान की कृपा से कोई नुकसान नहीं हुआ। पाकिस्तान के लोगों को भी लाए, नेपाल के लोगों को लाए, बांग्लादेश के लोगों को लाए। तो मेरे मन में भाव यही है, भाई मेरा देशवासी, उसको मुसीबत हो तो कौन उसकी चिंता करेगा। मुझे बराबर याद है, एक घटना मुझे सुनी है, नेपाल में भूकंप आया, यहां से लोगों को भेजा हम नेपाल से भूकंप में। किसी ने मुझे बताया कि 3-4 दिन के बाद जब विमान नेपाल से हिंदुस्तान के लोगों को लेकर के आ रहा था, क्योंकि जाता था सामान लेकर के, आता था लोगों को लेकर के वापस, ऐसे ही हमने किया। तो एक सज्जन हवाई जहाज में खड़े हुए, पूरा जहाज भरा हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं एक डॉक्टर हूं, मैं जीवन भर सरकार को गालियां देता रहता हूं, जो भी सरकार हो हर गाली को देता हूं। सरकार ये टैक्स लेती है, इनकम टैक्स लेती है, ढिकना लेती है, फनाना लेती है। मैं बोले, मुझसे जहां बोलने का मौका मिला मैं बोलता रहा हूं, लेकिन आज मुझे समझ आई कि उस टैक्स की कीमत क्या होती है। आज जो मैं जिंदा वापस जा रहा हूं, आप देशवासियों की दुनिया में कहीं पर भी सेवा करते ना, तो उसके दिल में भी अच्छाइयां जगती है जी। वो भी कुछ अच्छा करना चाहता है, और मैं अनुभव कर रहा हूं। अब आप मुझे अबू धाबी में जाऊं और मैं वहां, उस समय क्राउन प्रिंस थे, उनको कहूं कि एक मंदिर के लिए जगह अगर आप देंगे तो अच्छा होगा,
एक पल का विलंब किए बिना इस्लामिक कंट्री में मुझे मंदिर बनाने के लिए जगह लिए अनुमति मिल जाए, आज करोड़ों हिंदुओं को कितना आनंद हो रहा है कि चलो भाई देशवासियों। जैसे हम दूसरे देशों के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं थोड़ा डाइग्रेस करूं और पूछूं कि मेरा फेवरेट फूड अगर आप पूछे तो पिज़्ज़ा है, और पिज़्ज़ा इटली से है। और लोग कहते हैं कि आपको इटली के बारे में इंटरनेट पे बहुत कुछ पता है। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? आपने ये मीम्स नहीं देखे? नहीं, वो तो चलता रहता है। हाँ। मैं उसमें अपना टाइम खराब नहीं करता हूँ। ऐसा है कि मैं जिसको कहें खाने के शौकीन लोग, हाँ, वैसा नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। इसलिए जो भी परोसा जाता है, जिस देश में जाता हूँ, मुझे वो मैं बड़े चाव से खाता हूँ। लेकिन मेरी कमनसीब ऐसी है कि आज मुझे किसी आप रेस्टोरेंट में ले जाओगे और मुझे मेनू दे करके आप कहोगे कि सिलेक्ट करो, तो मैं नहीं कर पाऊंगा। सर, क्या आप जा पाओगे रेस्टोरेंट? मैं अभी तो नहीं जा कर पाया, मैं गया ही नहीं हूँ। कितने साल हो गए? बहुत साल हो गए। जब बाहर आप पहले मैं जब संगठन का काम करता था, हमारे अरुण जेटली जी खाने के बड़े शौकीन थे। हाँ, उनको हिंदुस्तान के किस शहर में कौन से रेस्टोरेंट में कौन सी चीज बढ़िया है, वो पूरी एनसाइक्लोपीडिया थे। तो हम बाहर जाते थे तो उनके साथ एक इवनिंग तो भोजन कहीं किसी रेस्टोरेंट में होता था। लेकिन आज अगर कोई मुझे मेनू दे दे और सिलेक्ट कर, मैं नहीं कर सकता, क्योंकि कभी वो नाम जो मैं पढ़ता हूँ और वो डिश जो है वो सेम चीज है, मुझे ज्ञान नहीं है, अज्ञान है मुझ में, क्योंकि मेरी वो टेंडेंसी बनी नहीं, तो मुझे ज्यादा इसकी समझ नहीं है। तो मैं हमेशा अरुण जी को, भाई अरुण जी ऑर्डर आप कर दीजिए, मेरा इतना ही रहता था, वेजिटेरियन चाहिए। मैंने आपकी थोड़े दोस्तों से बातें की, दोस्तों या लोग जो आपको 10-20 साल से ऊपर से जानते हैं, और उनसे मैंने पूछा ऐसी चीज़ें बताएं जो पब्लिक डोमेन में नहीं है। मैं उनके नाम नहीं लूँगा। उन्होंने मुझे एक फ़ोटो भेजा जहाँ पे थोड़े चीफ मिनिस्टर की स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही है। चेयर पे थोड़े सीनियर पॉलिटिशियंस बैठे हैं, आप नीचे बैठे हैं। जब मैंने भी वो फ़ोटो देखा एट 38, मुझे सिर्फ वो टाइम याद है जब आप प्राइम मिनिस्टर थे या गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। उस टाइम से पहले वाले का कोई इमेजरी मेरे दिमाग में नहीं आता है। तो व्हेन आई लुक्ड एट द पिक्चर, आई वाज लुकिंग एट इट अगेन एंड अगेन। अगर आप बता सके कि ये चेंज वहाँ से यहाँ, यहाँ मतलब आपको कोई तू बोल नहीं सकता, शायद एक आपके टीचर जिनके बारे में आपने बातें की, ये कैसे होता है? लाइक आई एम दो चीजें, बोल नहीं सकता तू, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। कोई बोलता नहीं। मुझे तू सुनने को मिलता नहीं है। वो बोल नहीं सकता है ऐसा अर्थ निकालना ठीक नहीं है, करेक्ट। लेकिन मुझे कभी वो सुनने को मिलता नहीं है, क्योंकि जीवन ऐसा बन गया। दूसरा, पद बदला होगा, परिस्थितियां बदली होगी, व्यवस्थाएं बदली होगी। मोदी वही है जो कभी नीचे बैठता था, और इसलिए मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ये मैं शब्दों में नहीं कह रहा हूं, ये रियलिटी है जी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। और सर, अगर आपको याद है तो पिछले साल मैंने आपके आगे एक स्पीच दिया था वाइब्रेंट गुजरात में, जब आप भी थे। मैंने इतना बुरा किया कि उसके बाद मैंने एक स्पीच कोच लिया और 1 साल से मैं सीख रहा हूँ, क्लासेस जा रहा हूँ, मेरा एक टीचर है। आप ये इतनी अच्छी तरह से कैसे करते हैं? कुछ टिप्स दे सकते हैं? लाइक दिस इज समथिंग एवरीबॉडी वांट्स टू लर्न। 2-3 अलग अलग चीजें हैं। एक तो मेरे लिए बहुत बार पूछा जाता है कि आप तो गुजराती हैं, हिंदी कैसे बोल लेते हैं। मुझे कई लोग पहले, जब मैं संघ का काम करता था, तो यही मानते थे कि मैं तो उत्तर भारत का हूं लेकिन गुजरात में आकर के रहता हूं। इसका कारण ये था कि हम रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, तो मेरा गांव
महसाना, महे महे यानी भैंस, महसाना का मतलब होता है भैंस। तो मेरे गांव से भैंस जब दूध देना शुरू करती है तो उसको मुंबई ले जाते थे, और मुंबई में वो दूध का व्यापार करते थे, दूध देना बंद करती थी, फिर वापस गांव आती थी। तो ये कारोबार करने वाले लोग उत्तर प्रदेश के होते थे। तो वो जब आते थे तो मालगाड़ी उनको जब मिले उसका इंतजार करते थे, फिर मालगाड़ी मिलने के बाद पूरी घास से उसको भर देते थे, और उसके अंदर 4 भैंस खड़ी रहे ऐसी व्यवस्था रखते थे। तो ये 30-40 इस प्रकार के लोग हमेशा वहाँ रेलवे प्लेटफॉर्म पर होते थे। तो चाय मैं बेचता था, तो मैं चाय उनको पिलाने जाता था, तो उनसे मुझे बात करनी पड़ती थी बचपन में। तो उनसे बातें करते करते मैं हिंदी सीख गया। ये जो भैंस का व्यापार करने के लिए आते थे, तो वो भी मजदूरी होते थे, लेकिन शाम को वो भजन भजन कीर्तन करते रहते थे। हम चाय मंगवाते थे, हम चाय के, तो हम भी हिंदी बोलना सीख गए। क्या ये बहुत डिफरेंट है सर? जैसे कि आप गुजरात में बड़े हुए थे, आज आप दिल्ली में रहते हैं, इन दोनों सिटीज में रहना आपके लिए पर्सनली बहुत डिफरेंट है? हम कहाँ सिटी में रहते भाई, ये हम तो घर के खोले हुए पड़े रहते हैं जी। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, बाहर की दुनिया से तो हम कट ऑफ हो जाते हैं। सरकारी व्यवस्था ऐसी होती है, तो वो अंतर करना तो बड़ा मुश्किल होता है। और ये मेरा आखिरी क्वेश्चन है सर, मैंने आपकी कुछ, लेकिन आपका दूसरा एक सवाल था इसका, एक ऑरेटरी का। करेक्ट, जो मैं सीखना चाहता हूँ। मैं समझता हूं कि आप देखिए, मान लीजिए कहीं झगड़ा हो गया है या कुछ हुआ है, कुछ हुआ, और वहां बिल्कुल अनपढ़ 4 लोग होते हैं, कोई महिला होगी, बुजुर्ग होगी, और आप माइक लेके खड़े हो जाओ, वो फटाफट फटाफट बताने लगते हैं, ऐसा हुआ, आग ऐसे लगी, टिकना हुआ, बोला। आप देखते होंगे इतने बढ़िया शब्द होते हैं, बढ़िया एक्सप्रेशन होते हैं, बढ़िया नरेशन होता है। क्यों? सेल्फ एक्सपीरियंस होता है। आप जब अपने भीतर से चीजें निकलती हैं, डिलीवरी की स्टाइल क्या है, डायलॉग डिलीवरी कैसे करते हैं, उसका महत्व नहीं है। आप जो बता रहे हैं उसमें अनुभव की कोई ताकत है कि नहीं है, आप स्वयं बताते समय कन्विंस है कि नहीं है। क्या आपको वो फीलिंग अंदर आती है जब वो आप किसी सैड की थिंग के बारे में बातें कर रहे हैं, तो डू यू फील सैड एट दैट? यस, आपने देखा होगा, मैं, बहुत लोग बुरा मान जाते हैं, लेकिन ज्यादातर मैं गरीब की बात करता हूं, तो मुझे अपने आप को रोकना पड़ता है, मैं इमोशनल हो जाता हूं। अखबार में तो मेरी बड़ी आलोचना हो जाती है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूं। समाज जीवन की ऐसी स्थितियों को जब देखता हूं, उनको याद करता हूं, तो मेरे मन में स्वाभाविक वो भाव जगता है। और सर, अगर आप जो भी आपने लाइफ में सीखा है, इतना एक्सपीरियंस है आपका, अगर आप इसी नॉलेज के साथ अपने 20-year-old वर्जन को कुछ बोल सके एक चीज, तो आप क्या बोलेंगे? जो नौजवान है, मैं उनको उपदेश देने के लिए अपने आप को योग्य नहीं मानता, और न ही आदेश देने का मुझे कोई हक है। पर मैं इतना कहूंगा कि मेरे देश के नौजवानों के प्रति बहुत भरोसा है। एक गांव का बच्चा, मैं नौकरी नहीं करूंगा, मैं स्टार्टअप करूंगा, 3 स्टार्टअप फेल हो जाएंगे। मुझे याद है, मैंने पहली स्टार्टअप कॉन्फ्रेंस की, तब तो स्टार्टअप शब्द भी हमारे देश में नया था, लेकिन मुझे पता था कि इसकी ताकत क्या है। तो एक बेटी, मैंने कुछ स्टार्टअप जिन्होंने शुरू किया तो उनको अपने अनुभव सुनाने के लिए कहा था। तो एक बेटी खड़ी हुई, तो बोले मैं अपना अनुभव बताती हूँ।
वो बोले, वो बंगाली थी, कलकत्ता की थी। बोले मैंने स्टार्टअप शुरू किया। फिर मैं अपनी माँ को मिलने गई। अब मैंने कहा मैंने तो नौकरी छोड़ दी है। तो बोले क्या करोगी? तो बोले मैंने स्टार्टअप शुरू किया है। स्टार्टअप? सर्वनाश! उसने ऐसा बड़ा ड्रामेटिक वे में उसने पेश किया था। एक समय था कि स्टार्टअप मतलब सर्वनाश। आज स्टार्टअप की एक प्रतिष्ठा बन गई है, एक क्रेडिबिलिटी बन गई है। और इसलिए मैं मानता हूं कि छोटे से गांव में भी फेलियर भी होगा तो लोग उसको आदर्श मानेंगे, यार दम वाला बच्चा है, कुछ कर रहा है। और सर अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि एज पीएम आपका सेकंड टर्म फर्स्ट टर्म से कैसे अलग था और अभी थर्ड टर्म सेकंड टर्म से कैसे अलग है? पहली टर्म में तो लोग मुझे भी समझने की कोशिश करते थे और मैं भी दिल्ली को समझने की कोशिश कर रहा था। पहले और दूसरे टर्म में मैं बीते हुए कल के संदर्भ में सोचता था कि पहले यहां थे, अब यहां जाएंगे। पहले इतना होता था, अब इतना करेंगे। तीसरे टर्म में मेरी सोच का दायरा बदल चुका है। मेरा हौसला ज्यादा बुलंद हो चुका है। मेरे सपनों का विस्तार हो चुका है। मेरे अरमान बढ़ते चले जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य है कि मुझे 2047 विकसित भारत मतलब कि भाषण नहीं है जी। एक एक चीज को, समस्याओं से मुक्ति, टॉयलेट 100% हो जाना चाहिए, बिजली 100% होनी चाहिए, नल से जल 100% हो जाना चाहिए। सामान्य मानवी को अपनी सरकार से मांगने के लिए भीख मांगनी पड़े क्या? ये कोई अंग्रेजों का राज है क्या? उसका हक है। 100% डिलीवरी होनी चाहिए, 100% लाभार्थियों को होनी चाहिए, 100% बेनिफिट पहुंचने चाहिए। कोई भेदभाव नहीं होगा और वही तो सच्चा सामाजिक न्याय है, वही सच्चा सेक्युलरिज्म है। तो उन चीजों पे मैं बल देता रहता हूं और उसका ड्राइविंग फोर्स है एस्पिरेशनल इंडिया। मेरे लिए एआई का मतलब है एस्पिरेशनल इंडिया। और इसलिए अब मैं सोचता हूं कि मेरा 2047 में यहां है तो मैं 2025 में यहां हूं, तभी कितना बाकी रहा। पहले सोचता था पहले से कितना आगे ही निकला। अब सोच रहा हूं यहां हूं, कल तक कहां पहुंचूंगा। तो अब मेरे दिमाग में 2047 के संदर्भ में ही मेरी सोच विचार चलता है। तो मेरा तीसरा टर्म 2 टर्म से अनेक गुना अलग है, बिल्कुल बदलाव है और एक बहुत बड़े सपने वाला है। और सर, is there a plan beyond you? Is there youth that you have faith in, that you're training, inculcating? आज के लिए नहीं, but 20 साल के बाद, 30 साल के बाद? मैं तो देख रहा हूं जी, बहुत ही पोटेंशियल लोग हैं। मैं जब गुजरात में था तो मैं कहता था कि मैं भाई सरकार भले चलाता हूं, लेकिन नेक्स्ट 20 इयर्स के लिए मैं लोग तैयार करके जाना चाहता हूं और मैं वो कर रहा हूं। और ये मेरा मेरी सफलता इसमें है कि मैं मेरी टीम कैसे तैयार करूं जो चीजों को संभाल ले। ये मेरे लिए अपने लिए मापदंड है। और सर आखिरी क्वेश्चन मेरे से, पॉलिटिशियन बनने के मिनिमम रिक्वायरमेंट्स इतने ज़्यादा नहीं है। दे शुड बी अबव द एज ऑफ 25, नो कन्विक्शन ऑफ मोर देन 2 years, वोटर आईडी, ये बहुत बहुत छोटे रिक्वायरमेंट हैं। तो what I wish, sir, is after this long conversation that we have had, कि ऐसे 10,000 young people कहीं से आए जो पॉलिटिक्स ज्वाइन करे, जिनकी मदद मैं जानता हूँ आप करेंगे। आप इसके बारे में
क्लोजिंग देखिए, आप जो कह रहे हैं ना वो कैंडिडेट बनने के क्वालिफिकेशन बोल रहे हैं, हाँ करेक्ट, पॉलिटिशियन बनने के नहीं कह रहे हैं आप। राइट। पॉलिटिशियन बनने के लिए तो बहुत क्वालिफिकेशन चाहिए। आपको हर पल हजारों आंखें देखती हैं, आपका एक शब्द इधर उधर हो जाए तो आपकी 10 साल की तपस्या मिट्टी में मिल जाती है। आपको 24/7 कॉन्शियस रहना पड़ता है, आपको उसके साथ जीना पड़ता है। अनप्रेसिडेंटेड क्वालिटी चाहिए जी, और क्वालिफिकेशन वही है, और ये कोई यूनिवर्सिटी की सर्टिफिकेट से नहीं निकलता है जी। आप क्या कहना चाहेंगे एज अ बाय मैसेज, एज अ पार्टिंग मैसेज टू ऑल द यंग पीपल वाचिंग दिस शो, अगर उनके लिए आपका एक मैसेज है? मैं सबसे पहले माताओं, बहनों को और नौजवान बेटियों को कहना चाहूंगा कि आज हमारे देश में करीब करीब हर राज्य में, कम अधिक मात्रा में हो लेकिन करीब 50% विमेन रिजर्वेशन है। पंचायत में, ग्राम प्रधान, नगर पालिका, महानगर पालिका, उन्होंने कोशिश करनी चाहिए कि सच्चे अर्थ में एक लीडरशिप के लिए ये नहीं सोचना चाहिए कि चलो भाई महिलाओं की जरूरत है इसलिए मुझे बिठा दिया है और मैं भी जी नहीं। आपने समाज को लीड करना है, पुरुषों को भी लीड करने की जरूरत है तो आपको करना है। ये मेरी माताएं, नौजवान बेटियां, ये लीडरशिप की क्वालिटी के साथ खड़ी हो जाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बहुत ही निकट भविष्य में एमएलए और एमपी के में भी 30% रिजर्वेशन आने वाला है। उस समय हमें बहुत इस प्रकार के समूह की जरूरत पड़ेगी। तो अभी 2-4 साल का समय है। उनसे आग्रह करूंगा कि आप मैदान में उतरिए और जितना ज्यादा अपने आप को योग्य बना सकते बनाने के लिए प्रयास शुरू कीजिए। समय है, ये समय आपका है, ये समझे। दूसरा, मैं देश के नौजवानों से कहूंगा कि आप राजनीति को बुरा मत मानिए, और चुनाव ही राजनीति है इसलिए मर्यादा में मत सहिए। राजनीतिक क्षेत्र, सार्वजनिक जीवन में आइए, एक बार किसी भी रूप में आइए। और आज देश को लीडरशिप चाहिए जो रचनात्मकता की कोख से पैदा हुई हो। आंदोलन की कोख से पैदा हुए राजनेता अलग प्रकार का मॉडल बनता है। आजादी के आंदोलन में रचनात्मकता भी थी तो एक अलग प्रकार का लौट मिला। अब देश को रचनात्मकता यानी कुछ क्रिएटिव सोचने वाले, नया करने वाले, खुद को तैयार करने वाले, सुख दुख समझने वाले, रास्ते निकालने वाले, दूसरे को नीचा दिखाने वाले नहीं, देश के लिए रास्ता निकालने वाले, ऐसे बहुत बड़े वर्ग की जरूरत है देश को। आज नहीं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, नयों की जरूरत है। और आज जो 20-25 साल का है वो अगर आगे आता है तो 2047 तक वो 40-50 का हो जाएगा, यानी कि ऐसी प्रॉपर जगह पे होगा जबकि वो देश को चला लेगा। दूसरा, मैं जब ये देश के नौजवानों को कहता हूं कि आप आगे आइए, तो कुछ लोगों को लगता होगा कि मैं भाजपा का झंडा फहराना चाहता हूं। मैं देश की राजनीति की बात कर रहा हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी में आओ या फलानी पार्टी में जाओ या फलानी पार्टी में न जाओ, ऐसा मैं किसी को नहीं कह रहा हूं। मैं तो चाहता हूं सभी दलों में एक प्रकार से न्यू फ्लो आना चाहिए, सभी दलों में आना चाहिए। बीजेपी में तो आना ही चाहिए, लेकिन सब दलों में आना चाहिए कि देश में नौजवान आगे आए ताकि एक नयापन शुरू हो। थैंक यू मोदी जी, आपने हम चलिए, बहुत अच्छा लगा मेरे लिए इतना पहला टाइम लिया आपने पॉडकास्ट हमारे था। साथ। थैंक यू सो मच। मुझे पता नहीं ये कैसा जाएगा आप लोगों को, आपके दर्शकों को। You spoke extremely well as always and very kind कि you took this much time with us. चलिए, आपकी टीम भी थक गई होगी। ये मौसम यहाँ का ध्यान रखिए भाई, ठंड होती है। For more such videos,
Subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.